डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर पार्ट 3 में हमने देखा था 5वें पैराग्राफ तक। चलिए आज छठा पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। गांधी जी का मानना है कि एक आदमी कोई जरूरी नहीं कि खुश ही रहेगा बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वह धनी है इसलिए एक आदमी खुश रहेगा, ऐसा गांधी जी का मानना नहीं है। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और वह अपनी जिंदगी से नाराज रहेगा, नाखुश रहेगा क्योंकि वह गरीब है, ऐसा भी गांधी जी का मानना नहीं है। गांधी जी का मानना है कि खुशी जो है वो टोटली आपकी मानसिक स्थिति पर, आपकी मेंटल कंडीशन कैसी है वह तय करती है कि आप खुश रहेंगे या जिंदगी में नाराज रहेंगे। अगर आपने अपने मेंटल कंडीशंस को सेटिस्फाइड नहीं किया और आप एक चीज के बाद दूसरी चीजों के पीछे भागते चले जाएंगे तो आप चाहे कितनी भी धन संपदा इकट्ठा कर लें, आप अपनी जिंदगी से नाराज ही रहेंगे, जिंदगी में खुश नहीं रहेंगे। और अगर कोई गरीब आदमी है और उसके पास जो भी है, बहुत छोटी सी झोपड़ी है, छोटा मोटा कमाता है, लेकिन फिर भी वो उतना में अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेता है कि चलो हम इतना में ही जी लेंगे, संतोष धारण कर लेता है, तो अब उसे खुशी का एहसास होने से कोई माइकलाल रोक नहीं सकता। इसका मतलब अमीरी और गरीबी खुशी के इंडिकेटर नहीं है, खुशी के मापक नहीं है। गांधी जी ये कह रहे हैं द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी। गांधी जी कह रहे हैं कि आप जनरली देखेंगे कि जो अमीर लोग हैं, ऑफ्टन मतलब प्राय, जो अमीर लोग हैं वो प्राय कैसे देखे जाते हैं, सीन मतलब देखे जाते हैं टू बी अनहैप्पी, वो अपनी जिंदगी से नाराज चलते रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अमीरों की जो इच्छाएं होती हैं वो रुकती नहीं। एक इच्छा के बाद एक इच्छा, जैसे मान लीजिए किसी ने कार ले लिया, तब उससे बड़ी कार ऑडी या उससे अच्छी कार की वो तमन्ना तुरंत पाल लेगा। इससे क्या होता है कि एक चीज लेने की, जिस चीज को लिए हो उसकी भी खुशी वो एंजॉय नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी खुशी तो तब एंजॉय करोगे जब उस पर फोकस करोगे, उसको लेने का तुरंत तुम्हारा फोकस उससे बड़ी चीज पर चला जाता है। इसलिए अमीर लोग इस तरह से जो इच्छाओं का जो पहाड़ खड़ा करते रहते हैं, इससे अपनी जिंदगी कभी खुश नहीं रहते हैं। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि अमीर तो प्राय अपनी जिंदगी से नाराजी चलते हुए दिखाई देते हैं, द पुअर टू बी हैप्पी, और जबकि आप गरीबों को देखिए तो अपनी जिंदगी से खुश नजर आते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, और करोड़ों लोग, मिलियन मतलब करोड़ों लोग अपने जीवन में हमेशा गरीब ही रहने वाले हैं। रिमेन मतलब हमेशा रहने वाले। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सबको देखते हुए, ये सारी चीजें कि आखिर खुशी और नाराजगी, जीवन में जो परेशानियां हैं ये किस चीज से उत्पन्न होती है, इन सबको देखते हुए, इन सबको कौन मिला रहा है? हमारे पूर्वज मिला रहे हैं। इन सबको देखते हुए कि इसका रियल जड़ पैसा नहीं है, अमीरी गरीबी नहीं है, बल्कि इसकी रियल जड़ है संतोष। अगर संतोष हो गया तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हम अपनी जिंदगी में खुश रह सकते हैं। इन सबको देखते हुए, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सब चीजों को देखते हुए, आवर एंसेस्टर डिजॉर्डेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर्स, इन्हीं बातों को मिलाते हुए हमारे पूर्वजों ने, डिजॉर्ड मतलब मना कर देना, हमें मना कर दिया था, हमें मना कर दिया था फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर्स, हमें ऐश्वर्य और आनंद की जिंदगी से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि ऐश्वर्य, लग्जरी में ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य और आनंद की जीवन से हमारे पूर्वजों ने हमें क्यों रोका? इसलिए रोका बच्चों, क्योंकि आप जितना ऐश्वर्य और आनंद की जीवन के पीछे भागेंगे उतना ही आपकी इच्छाएं डे बाय डे बढ़ती चली जाएंगी, और इच्छाओं का बढ़ना असंतोष लाती है, और असंतोष आ जाएगा तो आपकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं रहेगी और आप अपने जीवन में खुशी का एहसास कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि नहीं, हमें ऐश्वर्य और आनंद के जीवन से क्या रहना है? दूर रहना है। We have managed with the same kind of plow as existed thousands of years ago. आज से हजारों साल पहले अस्तित्व में जो थे, कौन अस्तित्व में थे? वो जो हल, वही पुराना हल, हजारों साल पहले जिस हल से हमारे पूर्वज खेतों की जुताई करते थे, वही हल, वही खेत जोतने वाली प्रक्रिया, परंपरा हमने आज भी मैनेज किया है। वी हैव मैनेज, हमने आज भी बचा कर रखा है, और बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि हमें मशीनों की तरफ नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि अगर हम मशीनों की तरफ चले जाएंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे, हम अपनी शांति को खो देंगे, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ रहे। इसलिए गांधी जी कह रहे हैं कि हमने आज भी उसी पुरानी परंपरा, खेत जोतने वाली पुरानी परंपरा जो हल चलती थी उसको मैनेज करके रखा, आज भी बचा कर रखा है। आगे लिखते हैं वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स। पहले के समय में
जो हमारे पास थे, क्या थी भाई? कुटिया थी। उन कुटिया को आज भी हमने बरकरार रखा। हमने महलों में रहना नहीं सीखा और हमें महल की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि महल कहीं ना कहीं बड़ी इच्छा लाती है और एक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्म दे जाती है, जिससे असंतोष उत्पन्न होता है और आदमी अपने जीवन में नाराजगी को देखता है। खुशी तो उसके जीवन में आएगी नहीं, इसलिए गांधी जी करेंगे नहीं। हमें आज भी जरूरत है कि हम उन कुटियों को, जो हमारे पूर्वज जिन कुटिया में रहते थे, मड़ई में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, उन्हीं को मैनेज करके रखना है। हमें आज भी खेत को जोतने के लिए उन्हीं हल को मैनेज करके रखना है। हमें दुनिया को देखते हुए मशीनों को अपनाने की जरूरत नहीं है, नई चीजों को लाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अशांति में हम लोग चले जाएंगे। आगे लिखते हैं, आवर इंडिजिनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। जैसा कि पहले हमारे देश में शिक्षा पद्धति थी, आज बिफोर जैसा पहले शिक्षा पद्धति थी, आवर इंडिजिनियस एजुकेशन, हमारी जो देसी शिक्षा है आज भी सेम है, पहले के जैसे ही है, आज भी उसी तरीके से बनी हुई है। हमने दूसरी शिक्षा पद्धति नहीं अपनाई। क्यों नहीं अपनाई? इसका रीजन आगे देते हैं। We have had no system of life prodding competition। गांधी जी कहते हैं कि आज की जो शिक्षा पद्धति है इसमें लाइफ प्रोडिंग कंपटीशन देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है? कि जीवन को क्षय करने वाला प्रतिद्वंदता, गला काट कंपटीशन। आज के दौर में जो हमने शिक्षा पद्धति अपना ली है, गांधी जी की बातों को तो हमने आज नकार ही दिया, हमने दूसरी शिक्षा पद्धति अपना ली है। पहले जमाने की जो हमारी शिक्षा पद्धति थी उसको तो छोड़ ही दिए। तो आज देखिए उसका रिजल्ट क्या रहा। उसी को यहाँ पर कहीं ना कहीं गांधी जी आपको समझाना चाहते हैं कि लाइफ प्रोडिंग कंपटीशन, आज की जो शिक्षा पद्धति है वो लाइफ प्रोडिंग कंपटीशन को जन्म दे रही है। यानी छात्र जीवन में सीखने से ज्यादा वो छात्रों के बीच कंपटीशन करवाते हैं और ये एक अंधी दौड़ लगाने की तरफ ले जाती है, जिसमें क्या होता है, जो लड़का पीछे छूट जाता है उसे लगता है कि अब हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे और वो अपने जीवन का नाश कर देता है। कोई तो फांसी लगा लेता है, कोई बहुत ज्यादा अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। यानी आज की जो शिक्षा पद्धति है लाइफ प्रोडिंग कंपटीशन को जन्म देती है। वो इतनी ज्यादा कंपटीशन ला रही है जिससे कि छात्रों का जीवन खत्म हो जा रहा है। वही कह रहे हैं कि पहले वाली शिक्षा पद्धति में हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं था, नो सिस्टम ऑफ लाइफ प्रोडिंग कंपटीशन। लाइफ प्रोडिंग कंपटीशन का कोई सिस्टम हमारे पास पहले वाली शिक्षा पद्धति में नहीं था। वही अच्छी थी, कम से कम उसमें शिक्षा पर फोकस था, एक दूसरे को हराने और जीतने पर फोकस नहीं था। Each followed his own occupation। और जितने लोग थे, बड़े लोग, वो लोग अपना अपना धंधा करते थे और ट्रेड, अपना अपना व्यापार करते थे। एंड चार्ज ए रेगुलर वेज, और डेली कुछ ना कुछ नियमित रूप से कुछ ना कुछ एक अच्छी खासी आमदनी कमा लेते थे। It was not that we did not know। ऐसा नहीं था कि we did not know, कि हम लोग नहीं जानते थे, हमारे पूर्वज नहीं जानते थे how to invent machinery। ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वजों के पास इतनी शिक्षा नहीं थी कि वो नहीं जानते थे कि मशीनों का आविष्कार कैसे किया जा सकता। वो जानते थे, फिर उन्होंने मशीनों का आविष्कार क्यों नहीं किया? आइए देखते हैं, गांधी जी इसका रीजन देते हैं। Our forefathers knew that, हमारे पूर्वज जानते थे कि if we set our hearts after such things, यानी अगर हम इन वस्तुओं के पीछे, यानी मशीनों के पीछे अपना दिल दिमाग सब कुछ लगा देंगे, सेट आवर हार्ट, हम अपना दिमाग और दिल लगा देंगे मशीनों का आविष्कार में, मशीनों के पीछे और मशीनों के उपयोग में, तो क्या होगा? We would become the slave and lose our moral fibers। हम लोग एक दिन इन्हीं मशीनों के गुलाम हो जाएंगे। मशीन हमने ही बनाई और हम ही इनके गुलाम हो जाएंगे। मशीन हमारे गुलाम होने चाहिए, हम इनके गुलाम नहीं होने चाहिए। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। जब हम लोग मशीनों का उपयोग करना लगेंगे, उसका आविष्कार करेंगे, तो धीरे धीरे मशीन हमारे मास्टर्स बन जाएंगे और हम उनके गुलाम बन जाएंगे। लूज आवर मोरल फाइबर, और हमें जो नैतिकता बची हुई है, जो हमारी नैतिकता है, जो हम दूसरों को सपोर्ट करते हैं, अच्छाई करते हैं, दूसरों के साथ एक अच्छा व्यवहार रखते हैं, उस नैतिक, उस मोरल फाइबर, उस नैतिकता को भी हम कहीं ना कहीं खो देंगे और हम इन मशीनों के गुलाम हो जाएंगे। इन चीजों को सोचते हुए हमारे पूर्वजों ने कभी मशीनों का आविष्कार नहीं किया। जानते तो थे लेकिन नहीं किया। They therefore after due deliberation, आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन का मतलब होता है, आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन का मतलब होता है बहुत सोच समझकर। दे मतलब ये लोग, हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझकर डिसाइडेड, निर्णय किया था कि that we should only do what we put our hands and feet। हमें सिर्फ वही करना चाहिए what we could with our hands and feet, जो हम अपनी हाथ और पैर से कर सकते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये एकदम तय कर लिया था कि हम मशीनों का उपयोग नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ पैर से जो काम कर सकते हैं, अपने फिजिकल, अपनी ताकत से जो कर सकते हैं वही करेंगे। ऐसा क्यों सोचते थे हमारे पूर्वज? They saw that, क्योंकि उन लोग देखते थे, उनका मानना था, सौ का मतलब मानना भी लगा, उनका मानना था that कि our real happiness and health,
हमारी जो वास्तविक खुशी है, हम जीवन में जन्म इसलिए नहीं लेकर आए हैं कि हम 1000 वस्तु को जुटा लें। हम जीवन में जन्म इसलिए लेकर आए हैं ताकि हम जीवन की वास्तविक खुशी को एहसास करें और हमारा हेल्थ अच्छा रहे। उसी पर हमारे पूर्वजों का फोकस था और उनका मानना था कि हमारी जो रियल खुशी है और हमारी जो स्वास्थ्य है, कंसिस्टेंट इन द प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट, हमारा स्वास्थ्य और हमारी खुशी इस चीज पर आश्रित है कि हम अपने हाथ और पैर का क्या करें, अच्छे से इस्तेमाल करें, तो हम अपनी वास्तविक खुशी को भी एहसास कर पाएंगे और हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा। हाथ पैर चलते रहेंगे तो हमें कोई बीमारी भी नहीं होगी और हमें खुशी भी होगी। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमेशा हाथ पैर के इस्तेमाल पर और इनके द्वारा किए गए काम पर ही भरोसा किया, मशीनों का आविष्कार नहीं किया। 7 पैराग्राफ में दे फर्दर रीजन दैट लास्ट सिटी वेयर अ स्नेक, गांधी जी कहते हैं, गांधी जी आगे बताते हैं कि फर्दर रीजन, हमारे पूर्वज जो है वो कारण देते हैं कि वो बताते हैं कि लार्ज सिटी वेयर स्नेक, यानी हमारे पूर्वजों का सोचना था कि जो बड़े बड़े शहर हैं वह एक जाल की तरह है जो लोगों को फंसा लेते हैं, एंड यूजलेस इनकम्प्रेंस, और उनका मानना था, हमारे पूर्वजों का मानना था कि ये एक बेकार के, इनकम्प्रेंस मतलब बोझ और भार, ये बेकार के जो बड़े बड़े शहर हैं धरती पर बेकार के बोझ हैं, इनको तो होना ही नहीं चाहिए। यानी हमारे पूर्वजों का एकदम साफ मानना बिल्कुल कि ये जो बड़े बड़े शहर हैं ये एक जाल की तरह है जो लोगों को फंसा लेते हैं और ये एक बेकार तरीके के भार और बोझ है धरती पर, इनको तो मिटा देना चाहिए। एंड that people would not be happy in them, और हमारे पूर्वज बताते थे, उनका मानना था कि जो लोग शहर में रहते थे वो वहां जनरली खुश नहीं रहते थे। And there would be gangs of thieves and robbers, और वहां पे शहरों में बहुत सारे चोर और लुटेरों और डाकुओं का गैंग रहता था। एंड प्रोस्टिट्यूशन इज कॉमन, और वहां पे वेश्यावृत्ति तो आम बात थी जहां जिस्म का धंधा होता। अब ऐसे शहर में कौन अपने बहन बेटी लेकर रहेगा, बताइए आप। इसीलिए हमारे पूर्वज शहरों से खासा नाराज रहते थे। एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, और ये सारी चीजें, चोर डाकू का धंधा, वेश्यावृत्ति, ये सब चीजें, फ्लोरिशिंग मतलब फलना फूलना, सब चीजें वहां पे फल फूल रही थी, फलती फूलती थी, इनको कोई रोकने वाला नहीं था। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय द रिच मैन, और शहरों में अगर गलती से कोई गरीब आदमी चला जाता था, would be robbed, उसको लूट लिया जाता था, by rich man, अमीरों द्वारा लूट लिया जाता था। They were therefore satisfied with the small village, और इन्हीं सब कांडों को देखते हुए हमारे पूर्वज अपने छोटे से गांव में ही संतुष्ट थे। They were satisfied, संतुष्ट थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने कभी शहर की चाहत ही नहीं की, क्योंकि वो जानते थे शहर एक बेकार अड्डा है। They saw that kings and their swords were inferior to the swords of ethics, हमारे पूर्वजों का मानना था, वो देखते थे, उनका ये एक जीवन की सोच थी कि जो राजा है, किंग्स, और उसकी जो तलवारें हैं, राजा की जो शक्ति है, वे आर इन्फीरियर टू द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स मतलब नैतिकता। अगर कोई नैतिक व्यक्ति है, बहुत मूल्यों का पक्का व्यक्ति है, तो हमारे जो पूर्वज थे वो किसको ज्यादा भाव देते थे, वो यहाँ पे लिखा गया है कि एक राजा और राजा की अपनी तलवार यानी उसकी ताकत, एक नैतिक व्यक्ति की तलवार यानी एक नैतिकता की ताकत के सामने क्या थी, हीन थी, नीच थी। यानी राजा और राजा की ताकत, नैतिकता के ताकत के सामने हमारे पूर्वज क्या मानते थे कि कमजोर है। आजकल लोग राजा को कितना भाव देते हैं, आजकल बड़े लोगों को लोग कितना भाव देते हैं, नैतिक लोगों को कितना कम भाव देते हैं। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। हमारे पूर्वजों का मानना था कि एथिक्स मतलब नैतिकता, मोरालिटी, अगर कोई एथिक्स वाला व्यक्ति है तो उसकी जो ताकत है, उसकी ताकत के सामने राजा और राजा की तलवार है, उसकी ताकत इंफीरियर है, नीच है, हीन है। सोचिए पहले की सोच कितनी अच्छी थी, नैतिक मूल्य वाले व्यक्ति का ज्यादा भाव था राजा से भी ज्यादा। And they therefore held the sovereign of the earth to be inferior, इसलिए वे लोग held the sovereign of the earth to be inferior to the rishi and the fakir, इसलिए उन लोगों का मानना था कि अगर राजा या उस समय के कोई भी लोग अगर पूरी धरती का भी मालिकाना हक, सोवरेन का मतलब तो प्रभुत्व, पूरी धरती का भी मालिकाना हक अगर कोई आदमी या कोई राजा अपने पास रख भी लेता है तो भी टू बी इंफीरियर टू द ऋषि एंड फकीर, तो भी वह ऋषि मुनि और फकीरों से नीचे ही माना जाएगा, क्योंकि ऋषि मुनि और फकीर में क्या है, नैतिक ताकत है। और आपके पास क्या है, माना आप धरती के सबसे बड़े बड़े मालिक हैं, आपकी पूरी धरती पर साम्राज्य चलता है, लेकिन
उस समय के लोग कहते थे कि पूरी धरती का भी सोवरेन आपके पास है। तो क्या हुआ, आप ऋषि और फकीर से नीचे हैं। क्यों? क्योंकि ऋषि और फकीरों के पास नैतिकता की ताकत है। और आपकी पहली लाइन तो वही कह रही थी कि नैतिकता की ताकत के सामने राजा और राजा की तलवार और उसकी धार। अरे बोलो तो मैं धार, खत्म है कहानी। नैतिक व्यक्तियों की उस समय बहुत डिमांड थी और नैतिक व्यक्तियों की ही चलती थी। उसके सामने राजा को भी लोग उतना भाव नहीं देते थे। इसलिए तो यहाँ कहा जा रहा है कि ऋषि और फकीर के सामने इंफीरियर है, हीन है, नीच है। कौन? जिसने पूरी धरती पर अपना मालिकाना हक भी अगर जमा लिया है, सोवरेन ऑफ अर्थ भी है, तो सोवरेन ऑफ अर्थ यानी जिसने अपनी पूरी धरती पर अपना प्रभुत्व और अपना कब्जा जमा लिया, वो भी ऋषि और फकीर के सामने क्या है, नीचे है। क्योंकि ऋषि और फकीर में कौन सी ताकत है बच्चों? नैतिकता की। इसलिए आप लोग भी कोशिश कीजिए कि डे बाय डे नैतिक बने, ईमानदार बने, दूसरों का हेल्प करें, सोसाइटी का एक अच्छा रास्ता दें। ये देखिए हमारे पूर्वजों की कितनी अच्छी सोच थी। आज टोटल हम अपने पूर्वजों से विपरीत हो गए हैं, बेकार हो गए, सोचने का तरीका ही उल्टा हो गया है। आज जिसके पास पैसा हम उसे भाव देते हैं, नैतिकता वाले व्यक्ति को तो कोई पूछता तक नहीं। इसलिए आज दुनिया का ये हाल है। A nation with a constitution like this, एक राष्ट्र जिसके पूर्वजों की ऐसी सोच और वो सोच यहाँ के संविधान में झलक रही है। एक राष्ट्र विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके संविधान में ऐसी सोच है, जहाँ नैतिक व्यक्तियों की इतनी भाव दी जाती है। गांधी जी कहते हैं इट फिटर टू टीच अदर्स। ऐसे संविधान और ऐसे संविधान के मानने वाले लोग ये दूसरे लोग को सिखा सकते हैं, टीच कर सकते हैं। देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखने की जरूरत नहीं है। ये दूसरों से क्या सीखेंगे? ये किसको ज्यादा भाव देते हैं? नैतिक वाले, नैतिकता वाले लोगों को। ऐसे लोग और ऐसी सोच वाले लोग और ऐसी सोच वाले संविधान और ऐसे मानने वाले लोग किसी को सिखा सकते हैं, टीच ऑर्डर्स कर सकते हैं। इनको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। सीखने से ज्यादा ये किसी को सिखाए तो अच्छा होगा, इससे दुनिया और अच्छी होती चली जाएगी। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉ एंड डॉक्टर्स, और इस राज्य के पास अपना कोर्ट है, अपने वकील हैं, अपने डॉक्टर्स हैं, बट दे वेर ऑल विदिन बाउंड्स। और कहते हैं गांधी जी कि सभी अपनी सीमा रेखा के अंदर है, कोई अपनी सीमा से ऊपर नहीं है। यानी इसका मतलब यह है कि उस समय कोर्ट, वकील और डॉक्टर्स अपने आप को भगवान और भगवान से ऊपर और दुनिया का मालिक ही नहीं समझते थे। सब अपनी सीमा जानते थे। उसमें लोग बहुत अच्छे थे। एवरीबॉडी न्यू दैट दिस प्रोफेशन आर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, और सब लोग जानते थे, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो या कोर्ट में काम करने वाले लोग हैं, एवरीबॉडी न्यू, सब लोग जानते थे कि दिस प्रोफेशन इज नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर। प्रोफेशन मतलब पेशा, ये जो हम काम कर रहे हैं डॉक्टरी का या वकालत का, ये जो हमारा पेशा है ये बहुत ही उच्च दर्जा का है, ऐसा वो लोग नहीं मानते थे। क्योंकि जैसे ही आप अपने पेशा को उच्च दर्जे का मानते थे, आप में घमंड आ जाता है। याद रखिएगा, उस समय के लोग अपने पेशा को बहुत उच्च दर्जे का नहीं मानते थे। वो बोलते थे हम भी एक काम ही कर रहे हैं। Moreover, these वकील and that did not rob people, और ऐसे वकील और ऐसे वैद्य, कभी क्या ऐसे डॉक्टर किसी को लूट सकते हैं जो अपने प्रोफेशन को सबसे ऊंचा और दूसरे प्रोफेशन को नीचा नहीं सोचते हो, जो प्रोफेशन को सिर्फ अपने पेशा को पेशा समझते हो कि हम एक काम ही कर रहे हैं, क्या ऐसे वकील और ऐसे डॉक्टर वैद्य किसी को लूट सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो वही गांधी ने लिखा डिड नॉट रॉब पीपल, वो लोग किसी को लूटते नहीं थे। दे वर कंसीडर पीपल्स डिपेंडेंट्स नॉट देयर मास्टर्स। देखिए कितनी अच्छी सोच लिखी है कि ये जितने लोग थे, जितने पेशा वाले लोग थे, डॉक्टर्स, वकील, कोर्ट के जज, ये सब सोचते थे कि हम लोग लोगों पर आश्रित हैं, पीपल्स डिपेंडेंट, हम लोगों पर आश्रित हैं, हम लोगों पर आश्रित हैं। आज एक छोटा सा सरपंच, मुखिया अपने आप को लोगों का मालिक समझता है। एक छोटा सा कर्मचारी, एक छोटा सा सरकारी अफसर, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। आज टोटल चीजें बेकार होती जा रही हैं। उस समय को देखो, लिखा है दे वर कंसीडर्ड पीपल डिपेंडेंट्स। उस समय के वकील, डॉक्टर्स, जज, एवरीथिंग, जो भी पेशे वाले लोग थे, वो अपने आप को लोगों पर आश्रित समझते थे। ये मानते थे खुद को नॉट देयर मास्टर, उन लोगों के मालिक अपने आप को नहीं समझते थे। वो ये नहीं समझते थे कि हम लोगों के मालिक हैं, बल्कि वो ये सोचते थे कि हम लोगों पर आश्रित हैं। ऐसी सोच अब है, आप ही सोचिए। आजकल एक छोटा मोटा कोई सरकारी अफसर है तो अपने आप को बाप समझता है, बाप, पता नहीं किसका बाप। सोच के देखिए कितनी व्यवस्था चेंज हो गई है। क्या पहले जैसी गांधी ने जिस तरह की बात की है, अगर उस तरह की दुनिया आज होती तो हम लोग कितने खुश होते हैं। लेकिन अब ऐसे लोग कहाँ, जस्टिस वाज टॉलरेबल, और उस समय न्याय जो था, न्याय टॉलरेबल, फेयर का मतलब होता है, फेयर का मतलब होता है सबको बराबर देखकर न्याय किया जाता था। पैसा देखकर ये नहीं कि कोई रेपिस्ट है और पैसा देख लिए तो उस पर से रेप का इल्जाम हटा दिया और चुपचाप बैठ गए, पुलिस घूस खा गई।
ऐसा नहीं है। जस्टिस वाज टोटली फेयर, यहाँ लिखा है कि जो न्याय होता था उस समय एकदम बराबरी का होता था। जो अन्याय करने वाला था उसको सजा मिलती थी और जो शोषित था उसको न्याय दिया जाता था। The ordinary rule was to avoid courts, और एक सामान्य नियम था गांव-गांव में कि हमें किसी भी तरीके से कोर्ट को नजरअंदाज करना, छोटी-मोटी बातों को कोर्ट में नहीं ले जाना। और आप पहले जानते भी होंगे, अपने पूर्वज से सुने भी होंगे कि छोटी-मोटी बातों को हम लोग कोर्ट में नहीं लेते थे, बल्कि घर में ही या गांव में लोगों को बैठा के सुलझा लिया करते थे। तो उस समय सामान्य नियम था, ऑर्डिनरी रूल सामान्य नियम था, was to avoid courts, यानी हमें कोर्ट को नजरअंदाज करना है, कोर्ट छोटी-छोटी बातों पर नहीं जाना है। बड़ी बात नहीं है तो कोशिश किया जाए कि कोर्ट को अवॉइड किया जाए, नजरअंदाज किया जाए, वहां ना पहुंचा जाए। There were no doubts to Lord people and them, और उस समय कोई डाउट में दलाल, उस समय कोई दलाल भी तो नहीं था जो इंसान को, लोगों को क्या देता, लाभ मतलब प्रलोभन देता ताकि उन्हें खींचकर कोर्ट में ले जा सके। आजकल देखिए, आजकल दलाल भरे हुए हैं, छोटा मोटा केस होता है, छोटी मोटी लड़ाई होती है तो दो चार दलाल आ जाते हैं, अपना प्रलोभन, अपना पैसा कमाने के लिए दूसरों को प्रलोभन देते हैं कि आप चलिए ना, हम आपकी तरफ से बहुत सारी चीजें कर देंगे, वकील सब कुछ व्यवस्था कर देंगे, आप चलिए। ये लोग छोटी मोटी बात को बड़ा बनाकर आजकल के दलाल, लेकिन उसमें दलाल भी तो नहीं थे जो लोगों को प्रलोभन दे सके ताकि वहां खींच के ले जा सके। पहले का जमाना बहुत अच्छा था। दिस इविल टू वाच नोटिसेबली ओनली इन और अराउंड कैपिटल, और अगर इस तरह की खराब चीजें, बीमारियां और बुराइयां अगर आप नोटिस उस समय करते थे तो सिर्फ और सिर्फ राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में ही देखने को मिलता था, उससे दूर दराज गांव में देखने को नहीं मिलता था। The common people lived independently, और जो सामान्य लोग थे वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने गांव में आराम से रहते थे, and followed their agricultural occupation, और उस समय सबसे ज्यादा खेती की जाती थी, तो जनरली जो लोग थे वो अपनी कृषि के धंधे को आराम से कर रहे होते थे। They enjoyed true home rule, और इस तरह से उस समय के लोग ट्रू होम रूल को आनंद लिए, मजा लिए और उसी के हिसाब से अपनी जिंदगी जिए। ट्रू होम रूल के हिसाब से जिंदगी जीने का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। ट्रू होम रूल का मतलब होता है सच का घरेलू नियम, यानी घर का नियम। इसका मतलब ये है कि उस समय लोग ना पुलिस ना कोर्ट ना कहे जाते थे, बल्कि छोटा मोटा अगर कोई बात हो जाती थी तो गांव में ही घर के ही कुछ लोग या गांव के कुछ लोग मिलकर उसको सुलझा दिया करते थे। इसी को हम लोग होम रूल कहते हैं कि हमने अपने गांव के शासन के अधीन ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार ली, कभी कोर्ट और पुलिस स्टेशन का मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उस समय के लोग ट्रू होम रूल को एंजॉय किया। आज आपको लगता है ऐसा हो सकता है, आज छोटा मोटा चीज होता है तो लोग पुलिस स्टेशन और कोर्ट दौड़ जाते हैं, तो हम अब अपना ट्रू होम रूल एंजॉय कर सकते हैं क्या? हम अपने गांव के 4-5 बुजुर्ग लोगों को बैठाकर उनकी बातों को मान सकते हैं? पहले ऐसा होता था, इसलिए लोगों ने ट्रू होम रूल को सही का घर में ही और घर के आसपास के लोगों के बीच रहकर उनके बनाए हुए नियमों के अनुसार वो लोग अपनी जिंदगी जी के चले गए। 9 नंबर पैराग्राफ में द इंडियन सिविलाइजेशन आर डिस्क्राइब बाय मी। गांधी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता जिसको हमने अपने हिसाब से डिस्क्राइब किया, व्याख्या किया है, हैज बीन सो डिस्क्राइब बाय इट्स वोटरी। अनुयायी होते हैं, वोटरी मतलब मानने वाले, ठीक है। तो कहने का मतलब है, गांधी जी कह रहे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन को जैसा मैंने व्याख्या किया है, जैसा मैं सोचता हूँ इंडियन सिविलाइजेशन को लेकर, वैसा इस इंडियन सिविलाइजेशन को मानने वाले सभी लोग ऐसा सोचते हैं। इसके सभी वोटरी, इसके सभी इंडियन सिविलाइजेशन के सभी अंग ऐसा ही सोचते हैं जैसा मैंने डिस्क्राइब किया है। In no part of the world and under no civilization, दुनिया के किसी भी कोने में नहीं और ना ही किसी सिविलाइजेशन के अंतर्गत, have all men attained perfection। दुनिया के किसी भी कोने में या किसी भी सिविलाइजेशन में, किसी भी सभ्यता में आपको कभी भी सारे आदमी, परफेक्शन मतलब सभी लोग अच्छे हो गए, एकदम जबरदस्त तरीके से सुधार सब में आ गई हो, सब लोग अच्छे हो गए, कोई बुरा रहा ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ही तरह सोचिए, एक गांव में 100 लोग हैं, क्या 100 लोग के 100 लोग अच्छे हो सकते हैं? एक गांव जब नहीं हो सकता तो पूरी दुनिया के किसी हिस्से में या किसी सभ्यता के अंतर्गत ऐसा होने के कितने चांसेस हैं? तो वही बात लिख रहा है कि इन नो पार्ट ऑफ वर्ल्ड, किसी भी विश्व के किसी भी कोने में नहीं और अंडर नो सिविलाइजेशन और किसी भी सभ्यता के अंतर्गत नहीं। आप ऐसा देखने को कभी नहीं मिलेगा कि ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, कि सभी लोग क्या कर लिए हों? परफेक्शन मतलब अच्छे, अच्छाई को अपना लिए हों, ऐसा हो नहीं सकता। और ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था कि पूछा था, हैव ऑल मैन अटेंड डॉट डॉट व्हाट? परफेक्शन। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन टू एलिवेट द मोरल विंग्स। अब गाली करना चाहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन करना क्या चाहता है, इंडियन सिविलाइजेशन की लक्ष्य क्या है? तो जो इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता हमारी, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो टेंडेंसी है, वो है इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। वो लोगों के अंदर नैतिकता को एलिवेट मतलब उठाना, वो डे बाय डे लोगों के अंदर नैतिकता में सुधार
सुधार लाना चाहता है, नैतिकता के लेवल को उठाना चाहता है। ये है हमारी इंडियन सिविलाइजेशन की टेंडेंसी। ये आप डिफिनेशन में भी लिख सकते हैं। कोई पूछे व्हाट इज इंडियन सिविलाइजेशन? इंडियन सिविलाइजेशन इज जस्ट द एलिवेशन ऑफ मोरल बीइंग, यानी नैतिकता के प्रचार प्रसार और नैतिकता डे बाय डे सुधरे, इस चीज को ही इंडियन सिविलाइजेशन कहेंगे। एंड दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब आ गया अमेरिका का, यूरोप के देशों का, इंग्लैंड के सिविलाइजेशन के बारे में बात कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो क्या करती है, इज टू प्रोपगेट इमोरालिटी। प्रोपगेट मतलब प्रचार प्रसार करना, वो अनैतिकता को, इमोरालिटी मतलब अनैतिकता को प्रचारित प्रसारित करती है। कितने घटिया सभ्यता नहीं लोग हम लोग को लगता है। लेकिन अगर आप गांधी जी की सोच कहें तो गांधी जी अभी आगे कहेंगे कि आपको किसी सभ्यता पर उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है, ना हक है, क्योंकि सबकी सभ्यता अपने अपनी जगह पर क्या है, ठीक है। इसलिए हमने ये जो बोला है आज के हिसाब से बोल दिया है। लेकिन अगर गांधी जी की सोच को देखा जाए तो हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बस हमको उनके बारे में जानना चाहिए वो कर क्या रहे हैं। तो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो पश्चिमी सभ्यता है, अमेरिका की, इंग्लैंड की, फ्रांस की, यूरोप के देशों की, वो क्या करती है, इमोरालिटी अनैतिकता को बढ़ावा देती है, प्रचार प्रसार करती है, प्रोपगेट करती है। द लेटर इज गॉडलेस। अच्छा, लेटर मतलब तो बाद में चलती है। इंडियन सिविलाइजेशन की पहले चर्चा हुई है या वेस्टर्न सिविलाइजेशन की पहले? पहले तो इंडियन सिविलाइजेशन की चर्चा की गांधी जी, और बाद में किसकी चर्चा की, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की। तो लेटर मतलब होता बाद में, यानी बाद में कौन है भाई, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यानी यहाँ लेटर मतलब क्या, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी बाद वाली जो सभ्यता है लेटर वाली, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज गॉडलेस। उसमें कोई भगवान का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, उसमें भगवान को लोग मानते ही नहीं है। एंड द फॉर्मर यानी पहले वाली, सबसे पहले किस सभ्यता की चर्चा की थी, इंडियन सिविलाइजेशन। पहले वाली जो है बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, वो जो सभ्यता है, जो पहले वाली इंडियन सिविलाइजेशन जो है, भारतीय सभ्यता, वो भगवान में विश्वास पर आधारित है। यानी इंडियन सिविलाइजेशन में और इंडियन सिविलाइजेशन के लोगों में भगवान की कल्पना है, गॉड में बिलीव है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, और इन सब चीजों को समझते हुए और विश्वास करते हुए, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, इंडिया के हर एक प्रेमी को यह डिजर्व करना चाहिए। बिहोव्स मतलब डिजर्व करना, यानी इस बातों को समझते हुए और विश्वास करते हुए इंडिया के प्रत्येक प्रेमी को यह डिजर्व करना चाहिए टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, कि उन्हें पुरानी जो भारतीय सभ्यता है, जो कितनी अच्छी है, जो मोरालिटी को प्रोपगेट करके नैतिकता को बढ़ावा देती है, उससे वो एकदम चिपके रहे। क्लिंग मतलब चिपकना, उससे एकदम चिपके रहे। वो भी कैसे, इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां के स्तन से दूध पान करते समय चिपका रहता है, वैसे ही हमें अपनी भारतीय सभ्यता को मां मानते हुए इसके सीने से एकदम चिपक जाना चाहिए, अगर हम भारतीय हैं और भारत से हमें प्रेम है तो। गांधी जी का ऐसा मानना है, क्योंकि भारतीय सभ्यता हमें बहुत कुछ अच्छा सिखा रही है, इसलिए हमें किसी दूसरी सभ्यता की ओर जाना ही नहीं। आइए आगे 10वां पैराग्राफ में, आई एम नो हेटर ऑफ वेस्ट। देखिए गांधी जी ने, मैंने कहा ना वहां पर मैंने कह दिया था घटिया। देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया बात कर रहा है। देखिए मुझे वेस्ट से कोई नफरत नहीं है, ये जो पश्चिमी सभ्यता है या पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, इनसे कोई नफरत नहीं है, राइट। आई एम नो हेटर ऑफ वेस्ट, मैं कोई वेस्ट माने पश्चिमी सभ्यता का कोई हेटर नहीं हूँ, मतलब उनसे नफरत करने वाला नहीं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी ऑफ थिंग्स, बल्कि मैं पश्चिमी सभ्यता को धन्यवाद देना चाहता हूँ बहुत सारी चीजों के लिए। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न लिटरेचर, हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। फॉर मेनी ए थिंग आई हैव लर्न, मैंने बहुत सारी चीजें, आई हैव लर्न, मैंने सीखी है। कहाँ से सीखी है? वेस्टर्न लिटरेचर, पश्चिमी देशों और सभ्यता के लोगों की लिखी गई जो लेखनी है, साहित्य है, उनसे गांधी जी ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। इसलिए वो कहते हैं कि वो वेस्ट को इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं, और वो वेस्ट के कोई हेटर भी नहीं है। बट आई एम थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को मॉडर्न सिविलाइजेशन कहा जाता है, याद रखिएगा। और वो कह रहे हैं कि हम जो है आधुनिक सभ्यता को धन्यवाद देना चाहते हैं। जो हमारे वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसी को यहाँ पे मॉडर्न सिविलाइजेशन के नाम से कहा जा रहा है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन एक दूसरे के पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है बाबू। तो जहाँ जहाँ मॉडर्न सिविलाइजेशन दिखेगा समझ लेना वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात हो रही है। तो गांधी जी कह रहा है आई एम थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन, मैं आधुनिक सभ्यता यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ फॉर टीचिंग मी, जिसने मुझे सिखाया है दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, यदि मैं चाहता हूँ कि इंडिया उठे, कहाँ उठे? इट्स फुलेस्ट हाइट, अपने सबसे ऊपरी ऊंचाई, अपने सबसे ऊपरी पद और पोस्ट को छुए, और गर्व से इंडिया का सबसे ऊपरी पायदान पर पूरे विश्व में, अगर वहां तक इंडिया पहुंचना चाहती है, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन, तो मुझे 110% श्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ अपने देश के लोगों से कहना ही है। क्या कहना है? फ्रैंकली,
एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, हमको जो आधुनिक सभ्यता का वर्षों का अनुभव मिला है, उस अनुभव के आधार पर मैं अपने भारतवासियों को एक बात कहना चाहता हूँ। अगर भारत के लोग चाहते हैं कि भारत अपने सबसे उच्चतम पद पर पहुंचे, तो उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे मॉडर्न सिविलाइजेशन का वर्षों का क्या अनुभव है, इसलिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट। हमने मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक सभ्यता से एक बात जरूर सीखी है, दैट इज दैट, वह यह है कि वी मस्ट सन, मतलब दूर रहना, इट, इससे हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन से दूर रहना चाहिए। मस्ट लिखा यानी एकदम दूर रहना चाहिए, वी मस्ट सन इट, हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन से दूर रहना चाहिए। मॉडर्न सिविलाइजेशन को हमें अपने देश में प्रवेश करने नहीं देना चाहिए। हमारी इंडियन सिविलाइजेशन हमारे लिए काफी है, वी मस्ट सन इट, हमें इससे किसी भी कीमत पर, एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर इससे क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और मॉडर्न सिविलाइजेशन को इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर घुसने नहीं देना चाहिए। गांधी जी अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू।